आपसे माफी मांगता हूं कि हम लोग देर से आए। उसका कारण ये था कि आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे कि सम्मेलन से क्या निकले। सम्मेलन तो ये पहला नहीं है, तीसरा है। आंदोलन और भी पुराना है। प्रस्ताव 10-20 लिखे जा सकते थे, पहले हम लोग पास भी कर चुके हैं, लेकिन जानबूझ के ये सब नहीं किया गया, इसलिए कि अब की बार हम लोग फैसला करें कि या तो इस कार्रवाई को लगातार चलाना है और या फिर जो जहां जितना अंग्रेजी हटाने का काम अपने अपने दल से कर रहा है वो करता रहे, क्योंकि सही बात यह है कि सम्मेलन में प्रस्ताव करने के बाद 1 साल 2 साल 1.5 साल तक कोई कार्रवाई होती नहीं सम्मेलन की तरफ से। इसकी जो समितियां हैं, इसके जो अफसर हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं होता। ये बात अलग है कि हम में से एक एक आदमी अपने अपने दायरे में अंग्रेजी हटाने के बारे में कभी कुछ बोल लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी जेल चले जाते हैं, लेकिन वो तो हम बैठे करते रहेंगे, सम्मेलन न भी हो तो भी। तो अब की बार आप इस पर सोच विचार करो कि ये सम्मेलन रखना है या नहीं। तो मैं तो ऊब गया हूं, और आप जानते ही हो कि अगर मेरे जैसे आदमी ऊब जाएंगे तो फिर सम्मेलन का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या करना है, ये जो हमें नहीं साबित करना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा होने लायक है या नहीं। वो जमाना तो 50 वर्ष पहले बीत गया। मेरे लिए अब उसका कोई अर्थ नहीं रहता। हिंदी जाए जहन्नुम में, मुझे उससे क्या मतलब। सवाल अंग्रेजी हटाने का है, और अंग्रेजी कैसे हटाई जाए, किन किन उपायों से हटाई जाए, इस पर सोच विचार करना। तो जो हिंदी इलाके के लोग हैं उनसे तो मैं विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि आप कभी भी हिंदुस्तानी के बारे में प्रचार मत करो। जो देशपांडे साहब बोले, जो शंकर मुखर्जी बोले, उससे मुझको प्रसन्नता हुई, उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये बोली कभी किसी हिंदुस्तानी वाले के मुंह से न निकले। बोलने देने तक देश वालों को, मध्य देश वालों को फैसला कर लेना चाहिए कि हमें तट देश में हिंदी फैलाने का काम नहीं करना है। ये काम उन लोगों का है, वो करें तो करें, न करें न करें। तो इसलिए एक मुख्य बात तो ये है कि हिंदुस्तानी की चर्चा आप लोग छोड़ दें, जो मध्य देश वाले, और तट देश वालों से भी मैं सिफारिश करूंगा कि अब इस पर सोचो कि अंग्रेजी को कैसे हटाया जाए। क्योंकि जहां हटाने की बात दिमाग में आती है वहां कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत आ जाती है। अब जैसे पहले चले गया तो अब जैसे उन्होंने कुछ बातें कही, मैं समझता हूं कि हिंदी उर्दू वाले मामले में जो बातें कही, बातें तो छोड़ दो, लेकिन जो उसकी आत्मा थी उसके साथ मैं 100% मैं खुद। लेकिन इस अंग्रेजी हटाओ में बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हिंदुस्तानी का स्वरूप ज्यादा संस्कृत वाला होना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं ज्यादा अरबी फारसी वाला होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि फारसी कोई अलग भाषा नहीं है, संस्कृत और फारसी तो 2 बहनें हैं। अभी कुछ दिनों पहले एकाएक इश्क पर बात सोचते सोचते मेरे दिमाग में बात आई कि इश्क और आसक्ति तो दोनों एक ही है ना। आसक्ति और इश्क, बहुत से लोग इश्क को निकाल फेंकना चाहते हैं, ये सोचकर कि ये तो फारसी, ये तो आसक्ति है, वही आसक्ति वही इश्क वही आसक्ति। तो ये निकाल फेंकने वगैरह की बात तो बिल्कुल फिजूल है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कह देना चाहता हूं कि इस अंग्रेजी हटाओ को इस कचरे में नहीं पड़ना कि हिंदुस्तान की
हिंदुस्तानी या मराठी या गुजराती संस्कृत निष्ठ होती है, अरबी निष्ठ होती है, फारसी निष्ठ होती है, उसमें अंग्रेजी कितने शब्द आते हैं कितने नहीं आते, सबको अपनी राय दे देंगे, सुन लो सोच लो। लेकिन जो इस अंग्रेजी हटाओ का असली जड़ है, जो जमात है असली, उसको ये सोच कर रहना चाहिए कि भाई हम इन पटंगियों में नहीं फंसेंगे, हम तो ये बात जानते हैं अंग्रेजी हटाओ। और जब ये कह दिया जाता है कि फला मामले में आप तेलुगु को सुधार लो, फला दिशा में आप हिंदुस्तानी को सुधार लो, तब अंग्रेजी हटेगी, तब मेरा माथा ठनक जाता है। जैसे कोई आदमी खड़ा होता है बोलने के लिए कि पहले अपने हिंदी बंगाली वगैरह थे, जो अंग्रेजी संस्कृति घुस गई, अफ्रीकी संस्कृति घुस गई, उसको निकालो, फिर ये लायक हो जाएगी, या इस भाषा को सबके लिए बना लो, तब ये लायक हो जाएगी। ये जब तक का जो संबंध जोड़ा जाता है वो बिल्कुल हमको अपने दिमाग से निकाल देना। हम ज्यादातर तो निकाले ही हैं, जो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें 90% वही हैं जो उज्जैन में थे, तो उनको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। ये जब तक वाला संबंध कि जब बंगाली इस लायक होगी, जब हिंदी इस लायक होगी, जब उर्दू इस लायक होगी, तब अंग्रेजी हटेगी, ये बात बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। एक क्षण के लिए हमारे दिमागों में नहीं आनी चाहिए, और दिमाग इतना सतेज होना चाहिए कि जैसे कोई आदमी बोले झट से पकड़ लो कि वो क्या कह रहा है। ये जब तक वाले झमेले में हमको फंसा रहा है, तो जब तक से हट करके एक सिद्धांत बिल्कुल पक्की तरह से आ जाना चाहिए कि हमारी भाषाएं जैसी भी हैं, अधूरी हैं, पूरी हैं, धनी हैं, गरीब हैं, विकसित हैं, अविकसित हैं, इस पर बहस हमको नहीं करना है। सवाल है कि उनकी प्रतिष्ठा अब करना है, इसी वक्त करना। असली झगड़ा यह है कि पहले विकास या पहले प्रतिष्ठा। मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि हमारी बंगाली, हिंदी, तेलुगु सब पूरा भाषाएं हैं, मान लो थोड़ी देर के, ये पूरा भाषा है, लेकिन हमको अभी इसी क्षण इनकी प्रतिष्ठा करना है। दूसरा दिमाग कि नहीं, पहले इनका विकास कर लो। विकास में कई अर्थ होती हैं, शब्द को ठीक बना लो, लोगों को राजी करवा लो, तट देश वालों को मनवा लो, ये विकास के सब अर्थ आ जाते हैं कि पहले इनको विकसित कर लो, तब इनकी प्रतिष्ठा करो। ये बात बिल्कुल गलत है। पहले इनकी प्रतिष्ठा करो, फिर उसके बाद विकास आता है। अब प्रतिष्ठा कैसे करते, वहां मामला जरा कुछ पेचीदा हो जाता है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ कि अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी भाषा चलाओ, चलाना चाहते 100% चलाओ। वैसे देशपांडे जी से मेरी राय बिल्कुल 100% एक है, लेकिन जहां तक अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन का सवाल है, वहां मैं ये कहूंगा कि अब उस राय पर मत रहो। पहले मैं था 7-8 बरस पहले कि BA तक तो बंगाली मराठी में पढ़ाओ और MA वगैरह में या अनुसंधान में हिंदुस्तानी लाओ। लेकिन फिर जब ये ठोकर खा करके मैंने देख लिया कि लोगों से ये कहने से काम नहीं चलेगा, अब उनसे कहो कि नहीं भाई तुम पूरी बता दो, तुम पूरी मराठी रखो, आखिर तक रखो, और वहां आप कहोगे सहारा किस बात चलेगी, तो फिर मैं प्रोफेसर का सहारा ज्यादा लेता हूं। मन का मेल है, रहना है रहेगा, नहीं रहना है टूट जाएगा, साइकिल नहीं इतना डरते हो। अगर ये रुख अपनाओगे कि हमको तो अब सब जगह से अंग्रेजी को हटा देना, अच्छा है जो आपकी राय, मेरी राय और आपकी राय 100% है, लेकिन उसको अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन की राय मत बना, उसको भाषण के लिए रखो, प्रचार के लिए आप रखो। क्योंकि मैं ये हिंदुस्तानी इलाके वालों के लिए नहीं रखूंगा, वो मराठी बंगाली तरह देश वाले इस बात को बोले, वो उनकी इच्छा। अगर तो जहां तक प्रदेश का सवाल है, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय, सरकारी दफ्तर, इन सब जगहों से कोई छूट भी जाते हो, छोटे बड़े सभी जगहों से अंग्रेजी को हटाओ। इसके ऊपर तो मैं समझता हूं यहां जितने लोग हैं जो पुराने सम्मेलनों में नहीं भी आए, उनका कोई मतभेद नहीं। अब प्रश्न उठता है केंद्र का। हालांकि मैं अब ऊब करके आखिरी हद पे पहुंच गया हूं, और वो कोई अपनी नई हद नहीं है, इन्हें समझना कोई बहुत ज्यादा दिमाग है इसलिए पहुंचा हूं। नकल ही है एक तरह से अपने पुराने गुरु की, लेकिन वो विचित्र गुरु निकला कि जो मरने के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया।
ऐसा तो दुनिया में कोई बड़ा आदमी हुआ ही नहीं कि जो मरते दम ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं शायद ये कोई नए ढंग का नया बड़ा आदमी निकला है, शायद 30, 40, 50, 100 वर्ष के बाद अपना चमत्कार दिखाया है। तो जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजी राज के जमाने में ऊब करके कहा था, वही तो निकालते हुए उन्हें आता, कभी संरक्षण का, कभी मिले जुले निर्वाचन का, कभी पृथक निर्वाचन का, कभी समूह सरकार का, 50 रास्ते निकलते, लेकिन हर रास्ता जो निकाला जाता है उस पर कोई न कोई 3, 5, 30 में चल जाती थी। तब गांधी जी ने ऊब करके कहा था कि अब कोई रास्ता रहे न रहे, जाए जहन्नुम में ये हिंदुस्तान, लेकिन अंग्रेज तुम जाओ। मैं रास्ता बताऊंगा ये अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन का, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हर रास्ते के ऊपर टीका होती है कि फलाने में ये झंझट है, फलाने में ये झंझट है, फलाने में वो झंझट है, तो अंत में मुझको कहना पड़ता है कि ठीक है भाई, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, आप कोई रास्ता निकाल सको निकालो, लेकिन आपका हर रास्ता तभी मान्य होगा जब अंग्रेजी किसी क्षण खत्म होती है। बस उसके लिए शर्त यह कि अंग्रेजी किसी क्षण फौरन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोग बोल रहे हो इस फैसले पर तो पहुंच ही गए होगे ना कि अंग्रेजी खत्म करने की बात तो सभी लोग कहते हैं। अभी शंकर मुखर्जी ने जो उदाहरण दिए 50 तरह के लोगों के, कौन नहीं कहता अंग्रेजी खत्म, लेकिन होता क्या है कि 10-20 वर्ष अंग्रेजी खत्म करने की बात तय करके फिर वही लोग कहने लगते हैं कि अंग्रेजी रखो, और या एक तरफ अंग्रेजी खत्म करते रहते हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजी को बढ़ाते रहते हैं। कभी एक सेकंड के लिए भूल मत कर बैठना कि अंग्रेजी घट रही है, अंग्रेजी हिंदुस्तान में बढ़ रही है, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की कोई भाषा नहीं बढ़ रही है। और मैंने आंकड़ा देकर के बताया है कि जब कभी हिंदी प्रचार सभा वाले बताते हैं कि दक्षिण में हमने इतने लड़कों को हिंदी सिखाया, इतने लड़कियों को हिंदी सिखाया, वो बिल्कुल फिजूल बात है। पिछले 12 वर्ष में अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ी है। और मैं मदन भाई से बड़े प्रार्थना, बड़े बड़े विनय से कहूंगा कि जब आप अपने गुजराती को या हिंदी को बढ़ता हुआ देखते हो तो इस बात को मत भूल जाना कि इस शिक्षा के कारण, और शिक्षा तो बढ़ेगी, लोकशाही है, ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो इसमें अंग्रेजी की पढ़ाई उसी के साथ साथ ज्यादा बढ़ती चली जा रही है हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं के मुकाबले में। तो तुलनात्मक मामला है ना, ये सही है कि तेलुगु आज ज्यादा पढ़ाई जाती है बनिस्बत 12 वर्ष के पहले, साक्षरता ज्यादा लड़के पढ़ने जा रहे हैं, इससे ज्यादा पढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल ये कि अंग्रेजी के मुकाबले में क्या हो रहा है, हम अंग्रेजी के साथ जब तक दौलत और पैसा जुड़ा हुआ है तब तक अंग्रेजी को खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन है, दौलत और पैसा। इसलिए ये कहना कि अंग्रेजी हटनी चाहिए, अंग्रेजी ठीक नहीं है, इन सब प्रवचनों का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रह गया। अब तो सवाल है कि इसको इस वक्त हटाओ, इसी क्षण हटाओ। और ये मैं जानबूझ करके जब मैं बोल रहा हूं इसी क्षण, अब वो क्षण कब आता है ये आपके हाथ में न मेरे हाथ में। सन 63 में आता है, 65 में आता है, 75 में आता है, कब आता है ये प्रश्न नहीं। सवाल ये दिमाग किस ढंग का बनना चाहिए, इस क्षण आता, क्योंकि जहां आपने कोई दूसरा दिमाग बना दिया कि मैं इस क्षण में अगले क्षण आता, ये है असली बात कि जहां दिमाग में ये बात है कि इस क्षण नहीं अगले क्षण हटाना है, वहां हम अपनी लड़ाई हार। अगले क्षण का मतलब है कि अभी हमारी भाषाओं की तैयारी इतनी नहीं है, उनका विकास इतना नहीं है, इतने हमारे यहाँ सरंजाम नहीं है कि अंग्रेजी को हटा सके। और जहां हमने ये तर्क मान लिया वहां फिर अंग्रेजी के समर्थक हमेशा इस तर्क को अनंत काल तक बढ़ाते रहेंगे। इसमें तो कोई संदेह रह नहीं जाता है कि जहां इस क्षण के बजाय किसी दूसरे क्षण का तर्क माना वो तो अनंत काल तक मामला बढ़ता चला जाए। इसीलिए ये न समझना कि कोई बहुत, ये मैंने कह दिया कहने के लिए कि खूब करके मैंने कहा, ये बात नहीं है। आखिर को बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ करके दोस्त तो मुझको बहुत जमाने से जानते हैं, इसलिए वो चाहे सोचते हुए मुझको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो उसका बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया है। एक जमाने में आता था वो 10, 12, 15 बरस पहले, आजकल तो बिल्कुल दिमाग ठंडा हो गया इतनी ठोकर खाते खाते। तो ये सोच करके बिल्कुल ठंडे दिमाग से
बात इस अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन में नहीं हुई कि अंग्रेजी इसी क्षण हटाना। जब दिमाग में ये चीज आती तो वो प्रतिष्ठा वाली की भाषा की प्रतिष्ठा पहले कर, फिर विकास होता रहेगा, चाहे बंगाली हो चाहे हिंदुस्तानी। तो जहां इन शिक्षण वाली बात आई तो प्रदेश में तो आपने कह दिया हर एक मामले से अंग्रेजी हटाओ। अब जाता केंद्र, मेरा कहना तो यहाँ तो मुझको रुक जाना चाहिए, इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी इस अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन ने पिछले 6-7 बरस में क्या क्या बातें की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले एक चीज बताई कि हिंदुस्तानी केंद्र बनाओ और संरक्षण दे तट देश वालों को, संरक्षण दो 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए हिंदी इलाके का कोई भी आदमी किसी भी केंद्रीय गढ़ की नौकरी को न पाए। और ऐसा मत समझना मैं यहां बोल रहा हूं, इसी चीज को मैं लखनऊ के हजारों की जबानी बोले हुए लखनऊ का नारा दिला था। साधारण जनता इस बात को स्वीकार करती, साधारण जनता को क्या परवाह पड़ी हुई कि हमारे कितने कलेक्टर और कितने कमिश्नर बनते हैं। बनाओ बंगाली मद्रासी को कलेक्टर, हमको क्या जाता है, उसको बहुत अच्छा होगा। कलेक्टरी का धंधा ये जो लाठी उठी चलाने का तटदेश वाले करेंगे, मध्य देश वालों को कलेक्टरी से बिल्कुल ही खत्म कर दो 10 वर्ष के। फिर लोगों ने कहा ये तुम खाली 10 वर्ष की बात कहते हो, 10 वर्ष के बाद तो मामला फिर गड़बड़ हो जाए। तब अंग्रेजी हटाओ ने कहा अच्छा भाई आप 10 वर्ष के लिए खुश होते, हमेशा के लिए जनसंख्या के आधार के ऊपर संरक्षण ले लो। हिंदुस्तानी केंद्र अभी फौरन बन जाए, संरक्षण ये रहे, तब उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा। लोगों ने कहना शुरू किया तुम हमको क्या नौकर समझते हो, गुलाम समझते हो, क्या नौकरी खाली ख्वाहिशमंद है, वगैरह वगैरह तक चले। अच्छा तब अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन ने एक और तरीका निकाला, बहुभाषी केंद्र बनाओ। अरे छोटे छोटे स्विट्जरलैंड जैसे मामूली टुच्चे से देश 3-3 भाषाओं का केंद्र चला सकते हैं। केंद्र खाली अलग अलग जिले या छोटे इलाके नहीं, केंद्र 3-3 भाषाओं का चला सकते हैं तो हम जिले की झंझट थी। और ये मैं सब जानता हूं कि ये कोई ज्यादा दिनों चलने वाला है नहीं। जहां एक कभी बहुभाषी केंद्र चलाओगे उसकी दिक्कतें आएंगी, सब चीजें महसूस करोगे, तो फिर जो लोग आज हल्ला मचा रहे हैं वही कहेंगे नहीं भाई इसको एक भाषी केंद्र बनाओ। लेकिन उनके सामने ये चीज रखो तो भाई, उनके दिल को क्यों चोट मारते? उनको क्या अच्छा भाई तुम बंगाली दिल्ली में चलाना चाहते, चलो बंगाली चलाओ, तमिल चलाओ, तेलुगु जो चलाना चाहते हो। अब लोग मैंने अपने आदमी से कहा कि तुम वहां पे जोर से कहो कि अगर कोई आदमी हिंदी नहीं जानता है, वो तमिलनाडु का है, तो वो अंग्रेजी क्यों बोले, वो तमिल में वहां क्यों न बोले। आखिर तमिल तो अंग्रेजी से ज्यादा प्रिय है हम लोगों के लिए, और फिर उसके साथ साथ कान के फोन रहे, वो अंग्रेजी को तमिल में बोलता है और कान के फोन से जो हिंदी में सुनना चाहते हैं उसको सुन लिया जाए। ये सब चीजें अगर इच्छा हो तो अपने आप सोची जा सकती। तो खैर बहुभाषी केंद्र हो, लोकसभा में बहुभाषी, सरकारी दफ्तर में बहुभाषी। और आप घबरा मत जाना इस बात, मैं आखिर को हिसाब किताब वाला आदमी और जो ही नहीं मैं पता करता। आज जितने केंद्रीय दफ्तर में नौकर हैं वो जितनी चिट्ठी पत्री अंग्रेजी में लिखते हैं और जितना समय लेते हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा बढ़िया अंग्रेजी वाला अफसर दिन भर में 5-6 चिट्ठी से ज्यादा नहीं लिख पाता। जैसा मगन भाई ने कहा वो एक के चक्कर में बेचारा फंसा रहता है, 7 चिट्ठी लिख पाता है। लेकिन अगर उसी अफसर को तेलुगु में, तमिल में, बंगाली में चिट्ठी लिख देने दो तो वो 40-50 चिट्ठी लिखेगा। उसकी कर्तव्यशीलता एकदम बढ़ जाएगी केंद्र में, और फिर वहां पे एक तर्जुमा वाला विभाग भी रखो, कौन सी झंझट हो जाती भाई। इच्छा अगर अपनी हुई तो कोई भी रास्ता निकल सकता है, ये बहुभाषी केंद्र वाला। अच्छा इसमें मैं जानता हूं बहुत से जो भारतीय एकता को लेकर के कुछ घबरा जाया करते हैं, या जो हिंदी वाले हैं मेरी बात सुन करके थोड़ा चौंक उठते हैं कि ये तो देश को न जाने कितने टुकड़ों में बांट देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने दिमाग की कैसे बता देता हूं, छुपाने की कोई चीज नहीं। मुझको कुछ इतना जबरदस्त भरोसा है हिंदुस्तानी की ताकत पर कि जब चीज को छोड़ दोगे, स्वतंत्र कर दोगे, तो देश की जनता अपनी स्वेच्छा से इसको 10, 15, 20 बरस में अपना लेगी, शायद 2-4 बरस में अपनाए। अच्छा दूसरी बात मान लो न भी अपनाए, तो मुझको इतना जबरदस्त भरोसा है उस एक बात पर जो
वो आपको बार बार कही गई मन के मेल की कि उस पर किसी तरह की चिंता को करनी नहीं चाहिए, वो अपना मामला हम निकाल लेंगे किसी न किसी तरह से। दिन रात हम लोग जो घूमते घामते रहते हैं, एक चीज तो आप सीख ही चुके हो कि वो कश्मीर कहाँ है, वो ऊपर सबसे ऊपर जो हमारा इलाका है कश्मीर बोलते हैं, हाँ कश्मीर से कन्याकुमारी, और उसमें फिर वो 7 धाम और 8 पीठ और 24 ये और वो सब तो चलता है, वो तो सबको मालूम। लेकिन एक दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान खींच देना चाहता हूँ कि एकता न केवल इलाकों की एकता, न केवल अवतारों और देवताओं की एकता है, लेकिन मुझको एक विचित्र चीज इधर 4-6 बरस में मिली है कि जो दिल्ली उत्तर में है, उत्तर है वो कल्पा, जो तेलुगु लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कल्पा का मतलब जान लें अपनी भाषा। कल्पा का मतलब तो जानते हो ना, कल्पा जिला। अच्छा, जिस उत्तर वाली दिल्ली के पास मथुरा है, उस कल्पा के पास मदुराई है, और जिस उत्तर वाली दिल्ली के पास चित्तौड़ है, इस दक्षिण वाली कल्पा के पास चित्तौड़ है। तो जरा भाई सोचो, अब हमारे जैसे आदमी को तो कुछ चलती नहीं इस देश में, अब चलना चाहिए भी नहीं अभी, कम से कम जब चलेगी तब चलेगी, देखा जाएगा। लेकिन अभी ये जो एकता वगैरह की बात है, ये सबरी, जिस सबरी को राम की रामायण में बेर झूठा खिलाते हमने देखा था बचपन में, उस सबरी को इधर 7-8 बरस में, एक तो मैंने ट्रैवलकोट कोचिंग में देखा, सचमुच देखा, मुलाकात हुई। ये संस्कृति वगैरह की बात होती तो कई तो मैं तो भूल जाऊंगा। कहना चाहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तानी इतनी जबरदस्त, इतनी महान हो कि एक तरफ इसमें पवित्रता हो और दूसरी तरफ इसमें छिनाली भी हो। भाषा है, भाषा इसलिए नहीं बनाई जाती कोई अपने मन के हिसाब का ले डालो। आगे वो जो हिंदुस्तानी भाषा थी उस जमाने में द्रौपदी जैसे चरित्र को बना सकती थी, या संस्कृत जो भी रही हो। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी औरत तो वही है ना, किसी ने सोचा इस बात को कि उसके 1 पति थे या 5 थे या 50 थे या 100 थे, इससे क्या मतलब हमको? वो एक तेजस्वी नारी थी, ज्ञानी नारी थी। उसी तरह से ये संस्कृति वगैरह के मामले में भी हमको कोई बहुत ज्यादा पछड़े नहीं पड़ना है कि भाषा की कोई एक विशिष्ट संस्कृति हो, क्योंकि यूरोपियन लोग मर्द औरत आपस में नाचते हैं इसलिए वो तो खराब है, और हम लोग अलग अलग नाचे, अलग अलग नाचते तो हमने अपने को चौपट कर दिया। अब जरा एक बात होकर के नाचे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो रहा आप अपना कोई इशारा रखो। अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन का पेट इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए, या छाती इतनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए कि इसमें सभी तरह के विचारों का समावेश हो। तो वो सबरी मलय त्रिवांकुर, हाँ वो एक देवी का एक औरत है होनोलुलु में, वहां पे जमीन से धुआं निकलता, हजारों छोटे छोटे छेद, और वहां की किंवदंती है कि मादाम पीलू वहां निवास करती, बड़ी खूबसूरत औरत है। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे मुलाकात कर, लेकिन तस्वीर खराब थी। कहावत वहां यह है कि कोई आदमी अगर चलता रहे, मोटर चलाता रहेगा, एकाएक मादाम पीलू आके बगल में बैठ जाएगी, और जितनी जिसकी अनुकंपा हुई एक दिन 2 दिन साथ बैठी रहेगी और फिर गायब हो जाएगी। फिर जिंदगी भर उसकी याद करते रहो मादाम पीलू की। तो खैर मादाम पीलू तो कहाँ मिला करती, लेकिन सबरी, वो सबरी रामायण वाली, राम वाली, ट्रैवलकोट कोचीन में सबरी मलय में मिली। वहां सबसे बड़ा मंदिर सबरी मलय का है, और वही सबरी गुजरात में भी मिली। ये कौन है सर? आगे कहीं कोई चीज पुराने जमाने में एक हिंदुस्तान को जातियों के हिसाब, यानी समूह के हिसाब, जिनको आजकल हम लोग आदिवासी बोलते हैं, ये सबरी तो आखिर आदिवासी, और वही सबरी मुझको जगन्नाथपुरी में मिली। वहां पर जो छोटी जात के बंदा है वो हमारी पार्टी में आते हैं, ऊंची जात वाले क्यों आने लगे? जब जगन्नाथ महाराज 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं तब उनकी 15 ये सबरी पंडा करते हैं। तो ये है भारत की एक शाखा, किस तरह से जो उससे हमको मतलब नहीं कैसे आएगी। तो बहुभाषी केंद्र भी नहीं पसंद आता, चलो भाई और कोई केंद्र चलाओ। तो आखिर में एक केंद्र ये भी चलाओ कि जो तट देश के लोग आज भरमा दिए गए, लोगों में कोई खराबी नहीं, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। वहां के नेताओं की खराबी, तट देश के नेता
ये मान के चलना होगा। ये खाली तमिलनाडु के नेता खराब नहीं, उत्तर प्रदेश के नेता उससे भी ज्यादा खराब, और बंगाल के नेता शायद इतने ही खराब है, शायद थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं डॉक्टर सत्येंद्र बोस के अलावा और बंगाल में किसी का दिमाग भरे आए शंकर अपने को नहीं समझ लेना, जो विख्यात लोग हैं इनके अलावा और किसी का दिमाग साफ नहीं। ये सही है कि इस वक्त बंगाल में, अब उनके सामने मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, बंगाल के सबसे बड़े आदमी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, डॉक्टर सत्येंद्र बोस है, लेकिन इनकी आवाज कौन सुनता है? देखो तो विचित्र बात, एक वैज्ञानिक है हिंदुस्तान का, पदार्थ विज्ञान में दूसरे लोग हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, और काफी मशहूर लोग, लेकिन सैद्धांतिक भौतिकी शास्त्र में डॉक्टर बोस हिंदुस्तान का ही सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया में अपनी जगह रखने वाला आदमी है। वो तो आप जानते हो, सुना होगा, बोस आइंस्टाइन परिणाम वगैरह वगैरह। इतनी जिस आदमी की जगह है, वो जब अपने मुंह से कहता है कि हिंदुस्तान में विज्ञान की पूरी शिक्षा अपने मातृभाषा या लोक भाषा के माध्यम से न सिर्फ दी जा सकती है बल्कि दी जानी चाहिए, और अंग्रेजी के जरिए सब नहीं फैल सकेगा, उसकी बात पर लोग बहस नहीं करते। बहस किस पे करते हैं? अब चाहे तो उन सब वक्ती चीजों की राय देकर के मैं आपका समय बर्बाद करूं, तो ये हालत हो गई। तो ये खाली तमिलनाडु की बात आप न समझना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल सब एक जैसे, सबके नेता लोग इस वक्त, अब मदन भाई वाकई कोई शब्द इन लोगों के लिए निकाल, मैं तो जानता नहीं इसको क्या कहूं। हमारे भी किसी जमाने में साथी है या गुरु है, ऐसा मत समझना कि हमारे मन में कभी कुछ एक सेकंड एक क्षण के लिए कुछ नहीं आ जाता, लेकिन अब मन इतना फीका हो गया है कि अब मैं आपसे भी कहूंगी कि जरा गंभीरता से इस बात को आखिर तक जाओ, अगर ये भाषा के सवाल को ले जाओ और कुछ न सके तो फिर आखिर तो जितने ये नेता हैं हिंदुस्तान की जनता को इस वक्त बरगला है। कैसे? बाकी देश वाले तो कहते हैं अंग्रेजी मत हटाओ नहीं तो हिंदी का राज कायम हो जाए, यही कहते हैं ना। और गुजरात में भी ये बोली है, ज्यादा चल नहीं पाती क्योंकि गुजरात के ऊपर गांधी जी का कुछ ज्यादा असर नजदीकी और सीधा रहा है, लेकिन बोली वहां भी कि मत हटाओ अंग्रेजी को, हिंदी का राज कायम हो जाएगा। और वो बोली सबसे ज्यादा बंगाली, तमिलनाडु से भी ज्यादा बंगाली। इस बात को मत भूल जाना, जब दक्षिण उत्तर जब बोल दिया करते ये बिल्कुल गलत बात है। ये तट देश का मामला है, क्योंकि बंगाल में क्यों सबसे ज्यादा होगी? क्योंकि इधर 100-200 वर्ष में हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित इलाका बंगाल रहा है, सबसे तगड़ा और शक्तिशाली मध्यम वर्ग हिंदुस्तान का बंगाल में रहा है। अब उसके फर्क में मत पड़ो, अंग्रेजों के साथ थे, ये थे, वो सब फिजूल बात है, लेकिन वो शक्तिशाली इलाका रहा आधुनिकता के हिसाब से, और उसने अपनी आधुनिकता पाई है अंग्रेजी के माध्यम से। जो बड़ा बंगाली होता है उसकी बात तो छोड़ दो, वो तो सुभाष चंद्र बोस होता है, सत्येंद्र बोस होता है, लेकिन बड़ा बंगाली होता कहाँ है? मध्यम वर्ग में। मैं उसके लिए नहीं कहता, वो माहिष्य, नमशूद्र, इनके लिए नहीं कहता, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसके अंदर कहाँ आपको बड़ा बंगाली मिलेगा? उसके अंदर कहाँ आपको शिवाजी मिलेगा? या कल जो देशपांडे साहब ने एक नाथ की बात कही थी कि वो आप शिवाजी के दरबार का सबसे बड़ा कवि कौन था? दरबार जो तो भूषण ही था ना, तो ये शिवाजी कहाँ आपको मिलेगा? आजकल जो प्रति शिवाजी है उनको तो जानते हो कैसे हमें करने की जरूरत है, तो ये सब नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, तब ये जो तट देश का इलाका है वहां पर नेताओं ने बहुत खूबी के साथ अपनी जनता को बरगला दिया है, इतना ज्यादा बरगला दिया है कि मैं शायद हिंदुस्तान में तमिल लोगों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय था 6-7 साल पहले। मेरा नाम सड़कों पर और दीवारों पर लिखा जाता था मद्रास में, उसके कई कारण थे, जाति प्रथा के मैं खिलाफ नहीं थे। ट्रेवल में तमिल लोग मरे थे, तो उन्होंने कहा तमिल खून के लिए आग करने वाली अगर कोई आदमी निकला तो ये निकला। सर हमको तमिल खून पे थोड़ी आई थी वो मनुष्य का खून था, हिंदुस्तानी का ही नहीं, इसलिए वो स्टोरी के हम खिलाफ थे।
लेकिन जब से अंग्रेजी वाला मामला उठाया तो अब तक पत्थर उत्थर तो हम खा ही चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद और भी कई चीजें हुई, हत्याएं वगैरह जो हो चुकी हैं, तब जो सब आप लोगों को मालूम नहीं है। इस अंग्रेजी के मामले को लेके तमिलनाडु जहां उसको पत्थर लगा वहीं पर पत्थर मारने वाला भी मर चुका है, वो जिसने उसको मारा था वो भी मर चुका है। क्या क्या सब कांड हो चुके हैं। मध्यम वर्ग में मैं उसके लिए नहीं कहता, वो माहिष्य नवशूद्र इनके लिए नहीं कहता, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसके अंदर कहां आपको बड़ा बंगाली मिलेगा, उसके अंदर कहां आपको शिवाजी मिलेगा। या कल जो देशपांडे साहब ने 1 लाख की बात कही थी कि वो आप शिवाजी के दरबार का सबसे बड़ा कवि कौन था? दरबार देखो भूषण स्थान है, तो ये शिवाजी कहां आपको मिलेगा? आजकल जो प्रति शिवाजी है उनको तो जानती हो कैसे हमें करने की जरूरत है, तो ये सब नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, तब ये जो तट देश का इलाका है वहां पर नेताओं ने बहुत खूबी के साथ अपनी जनता को बरगला दिया है, इतना ज्यादा बरगला दिया है कि मैं शायद हिंदुस्तान में तमिल लोगों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय था 6-7-8 साल पहले। मेरा नाम सड़कों पर और दीवारों पर लिखा जाता था मद्रास में। उसके कई कारण थे, जाति प्रथा के मैं खिलाफ नहीं थे। ट्रेवलपुर कुंजी में तमिल लोग मरे थे, तो उन्होंने कहा तमिल खून के लिए आग करने वाली अगर कोई आदमी निकला तो ये निकला। सर हमको तमिल खून पे थोड़ी आई थी वो मनुष्य का खून था, हिंदुस्तानी का भी नहीं, इसलिए वो स्टोरी के हम खिलाफ थे। लेकिन जब से अंग्रेजी वाला मामला उठाया तो अब तक पत्थर उत्थर तो हम खा ही चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद और भी कई चीजें हुई, हत्याएं वगैरह जो हो चुकी हैं, तब ये सब आप लोगों को मालूम नहीं है। इस अंग्रेजी के मामले को लेके तमिलनाडु जहां उसको पत्थर लगा वहीं पर पत्थर मारने वाला भी मर चुका है, वो
जाने क्या क्या सब कांड हो चुके हैं। तो जो भी हो, तमिलनाडु में वहां की जनता को बरगलाने के लिए, बंगाल की जनता को बरगलाने के लिए मध्यम वर्ग को बड़ा अच्छा मौका मिल जाता। अभी जब देखो साहब यहाँ रहे थे सचिन लोग, मैं आपको अभी तक धन्यवाद वगैरह तो क्या दूं, खाली ये कह सकता हूं कि आपने अच्छी जगह हमको उत्साह उल्लास कभी कभी बड़ी तबियत आपके ऊपर गुस्सा करती थी, दोनों हालत में रखा। अच्छा, फिर कभी आ रहे थे तो मुझको वहां भी खत मिला कि युगांतर में एक कोई संपादकीय निकला कि अरे डॉक्टर सत्येंद्र और मदन भाई देसाई जैसे आदमी जंगली नेताओं निकाल, ये कैसे आपका भी इसमें जिक्र है, ये कैसे हिंदी के नौकर बन गए, हिंदी साम्राज्यशाही वाले हो गए। तो अब देखो बरगलाने का क्या तरीका होता। आज भी बंगाल में, यानी बंगाल में पूरे में नहीं, कलकत्ते में, ये मैं जानता हूं, अंग्रेजी हटाओं की तरफ से ऑक्टोलोनी में जो सबसे बड़ा मैदान है, वहां पर 15,000 20,000 की सभा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा अगर ये लोग साथ में रहें। लेकिन वहां जितना भी हम प्रचार करें, बंगाल का मध्यम वर्ग हमेशा जनता के बीच में ये गोली डाल देगा। ये अब जो है मैंने अभी आपको बताया, अरे ये तो हिंदी वाले, वो हिंदी साम्राज्यशाही चलाना चाहते, वो हिंदी के नौकर बन गए वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो है देश की भाषा कि हिंदी मत अपनाओ, अंग्रेजी मत छोड़ो, अंग्रेजी अगर छोड़ोगे तो हिंदी का राज आ जाएगा। अच्छा, ये मध्य देश में तो चल नहीं सकती। अब मैं किसी के दिमाग के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, आप में से कोई मेहरबानी करके ये मत समझना कि मैं किसी आदमी के दिमाग को चीर करके और ढूंढ रहा हूं कि उसके दिमाग में क्या है, लेकिन परिणाम आपको बताता हूं। मध्य देश में इन्हीं उच्च वर्गीय के तत्सम नेताओं की, जो आप श्री राजा गोपालाचारी के बगल में उत्तर प्रदेश में कोई नेता बैठा सकते हो, उसकी क्या बोली है, हिंदी मत लाओ। ऐसा मत समझना कि हिंदी वाले हिंदी लाना चाहते हैं। हिंदी के जो उच्च वर्गीय नेता हैं वो हिंदी हरगिज नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनको डर है कि अगर लखनऊ और पटना की भाषा हिंदी हो गई तो फिर उनके कहार का लड़का, उनके चमार का लड़का, उनके दुकानदार की लड़की, उनके प्राथमिक मास्टर का लड़का बराबरी करने लग जाएगा और साथ में आकर के बैठ जाएगा। जनता की जो विराट शक्ति है वो आ जाएगी। तब वहां वो क्या रास्ता निकालते, या रास्ता निकालने का मतलब तो ये हुआ कि बड़े शैतान लोग सोच समझ के निकालते, चलो हम अपनी भाषा बदले देते हैं। जो कुछ वो काम करते हैं उसका परिणाम क्या होता है कि अंग्रेजी मत हटाओ, हिंदी मत लाओ, क्योंकि अगर अंग्रेजी हटाने की बात करोगे तो बंगाली मद्रासी नाराज हो जाएंगे, और अगर बंगाली मद्रासी नाराज हो जाएंगे तो देश टूट जाएगा। अब ये कैंची है जो हमारे ऊपर चल रही, इस कैंची को आपको तोड़ना है मदन भाई। ये कैंची जब तक चलती रहेगी कि तटदेश में तो अंग्रेजी हिंदी साम्राज्यशाही का डर दिखा करके और मध्य देश में देश के विभाजन का डर दिखा करके हमेशा जनता को वो बरगलाते रहेंगे, तो कैसे काम चल पाएगा। और इसमें से रास्ता निकालते वक्त एक तट देश के जनता को जिसमें ज्यादा धोखा न दिया जा सके, ये नहीं कि वो चीज कोई होने वाली है उसको स्वीकार करेंगे तब तो दूसरी भी बहुभाषी केंद्र वगैरह को स्वीकार कर सकते, वो ये तट देश की जनता आप समझते हो कि हिंदी का राज आ जाने वाला है, आप ठीक है मत आने उसको, आप अपने अपने इलाके में जो संपूर्ण रूप से अंग्रेजी को खत्म करोगे और दिल्ली से जो आपका संबंध रहे वो आप अंग्रेजी के माध्यम से आ सकते हो। तो ये दिल्ली के दो विभाग बना दो, एक तो अंग्रेजी विभाग और एक हिंदुस्तानी विभाग। जो कोई सूबा हिंदुस्तानी विभाग के जरिए अपना काम चलाना चाहे वो तो हिंदुस्तानी विभाग के साथ जुड़ जाए, और जो सूबा अंग्रेजी विभाग से चलाना चाहता है वो अंग्रेजी विभाग के साथ जुड़ जाए। अब मदन भाई से भी मैं करूंगा और देश खाली जी से भी अर्ज करूंगा, ऐसा मत सोचना कि ये मेरा सचमुच दिल का फैसला या ये मैं सोच समझ करके सचमुच ये राय मानता हूं। ये खाली उन लोगों के दिमाग की बनावट को और जनता की, और जो पिछले 15 बरस में नेताओं ने भ्रष्ट काम सारे हिंदुस्तान में किया उसको रोकने के लिए रास्ता बता रहा। अब इस रास्ते को अपनाने के लिए जो तैयार होंगे ना वो तो फिर बहुभाषी केंद्र को भी अपना लेंगे और वो फिर एक हिंदुस्तानी केंद्र को अपनाएंगे। तो खैर अपनी तरफ से अब आपने देखा मैंने 3 रास्ते बताए, यानी मैंने क्या अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन
एक तो ये कि हिंदुस्तानी केंद्र संरक्षण के साथ साथ फौरन मेरे हिंदुस्तानी केंद्र 10 के 5 जगह अभी इसी बात हिंदुस्तानी केंद्र गैर हिंदी भाषाओं के लिए भाषाइयों के लिए संरक्षण, चाहे तो अनंत काल वाला संरक्षण और चाहे 10 वर्ष वाला संरक्षण। एक दूसरे बहुभाषी केंद्र, तीसरे 2 भाषाओं वाला केंद्र, अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला। अब ये तीनों को तो मैं नहीं मान सकता, तो खाली एक बात के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपकी इच्छा हो आप इसमें से कोई सा भी अपना लो, जो तक देश के जनता है तब देश के बेटा है। अगर आप तीनों में से किसी को नहीं पसंद करते तो चौथी कोई बात बताओ, या आपका काम है, हमने तो अपनी तरह से तीनों बता दी, अब आप बताओ। लेकिन जो कुछ आप बताओ उसकी जड़ में ये चीज है जो इंडिपेंडेंस फौरन है। अगर आप कोई ऐसी चीज बताते हो कि जिससे अंग्रेजी बढ़ जाती कल परसों नरसों के लिए नहीं, दूसरे क्षण के लिए, तब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इतना जब दिमाग साफ हो जाए कि कोई भी आप रास्ता बताओ, अगर इसी क्षण अंग्रेजी खत्म करने की बात इसमें शामिल है तो अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन उसको मानने को तैयार है, वरना अंग्रेजी हटाओ की तरफ से तो ये 3 रास्ते सामने आए हैं, 3 में से किसी को आप अपना लो, तो इसका नतीजा होगा कि प्रदेश से तो अंग्रेजी फौरन हट जाएगी और केंद्र से जो चाहेंगे संरक्षण वाली बात तो अंग्रेजी हटेगी, उसके जगह पे फौरन हिंदुस्तानी आ जाएगी। अगर बहुभाषी वाली चीज निकली तो सब भाषाएं आ जाएंगी या कई भाषाएं आ जाएंगी, और अगर वो भी नहीं पसंद आया तो 2 भाषाएं चलेंगी, और ये अंग्रेजी वाली ज्यादा दिनों चल नहीं पाएगी। ये जो मैं आपसे कह देता हूं, अगर माहौल ये मान लिया गया, आप बदला करवा दीजिए, तो नतीजा क्या होगा? वो जो इलाका है ना मध्य प्रदेश, जहां पर कि हिंदुस्तानी प्रदेश में भी चलेगी और केंद्र में भी चलेगी, वो इतनी ज्यादा तरक्की करने लग जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। कारखाने में, विज्ञान में, ज्ञान में, मैं तो समझता हूँ डॉक्टर सत्येंद्र को जैसे आदमी से कलकत्ते में नहीं रहेंगे, उनको जबरदस्ती लखनऊ बनारस में आना पड़ेगा, और फिर वो इतनी तरक्की करने लग जाएगा कि बाकी इलाके वाले तो हाथ जोड़ करके आएंगे, कहेंगे महाराज हमसे गलती हुई, अब आपके अंग्रेजी केंद्र यहां से हटाओ और सब पूरा हिंदुस्तानी केंद्र चलाओ। लेकिन वो उनको अपनी इच्छा से कहने दो, हमको क्या कहने की जरूरत पड़ेगी। अब तो आप इस अवस्था पर पहुंच जाओ कि हिंदी वाले के मुंह से कभी किसी समय ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि हिंदी का प्रचार हो, हिंदी को फैलाया जाए, हिंदी को दूसरे लोग अपनाएं, क्योंकि इससे चिढ़ होती है, जिद पैदा होती है, और हिंदी अपनाने के बजाय तब देश के लोग उसको और ज्यादा ठुकरा देते। इसलिए ये बोली बात तो असल में सवाल इच्छा का होगा, शुरू से आगे तक ये इच्छा का सवाल है। ये बिल्कुल संभावना का सवाल नहीं, भाषा के विकास का सवाल नहीं, ये कोई तकलीफ अड़चन का सवाल नहीं, इच्छा का सवाल। आप अंग्रेजी हटाना चाहते हो या नहीं, यही एक सवाल है। इच्छा, चाहना। अगर अंग्रेजी हटाने की इच्छा है तो इसी क्षण संभावना, अगर इच्छा नहीं है तो 50 तरह के सवाल उठते हैं। तो अब ये जब मानसिक स्थिति हो गई तब आप फैसला करो कि इस सम्मेलन से क्या निकालना, क्योंकि अच्छी रहे तो मामला गर्म हो गया, वो कानून आने वाला 19 नवंबर की लोकसभा, ये मैं आपको इत्तला 19 को ना आए, 21 को आए, 22 को आए, जो मदन भाई ने कल बताया शायद ऐसे नहीं होगा, संविधान को नहीं बदलेंगे। आप इसको चतुर, कम से कम राजनीति के खिलाड़ी तो नहीं, देश निर्माण के खिलाड़ी नहीं हो, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो संविधान का मसला नहीं आए, केवल कानून आए। ये बात अलग है कि जो कानून आएगी वो संविधान के से मिलती जुलती नहीं होगी, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है ये तो कौन कहेगा सही नहीं। आप तो भुगत चुके हो, आप भुगत चुके हो, उच्च न्यायालय का फैसला भुगत चुके हो, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भुगत चुके हो। कौन जज हिंदुस्तान में कहेगा इस संबंध में बनी हुई कानून संविधान के खिलाफ है? एक बात कोई कह दे, सुबह राज जैसा या ऐसा वैसा कोई, और बाकी सब कहेंगे हाँ ठीक, फैसला ठीक, अंग्रेजी रह जाए। उसमें तो संविधान में तो सन 1965 लिखा ही हुआ, उसके अलावा 65 के पहले भी आप जानते हैं एक कलम है कि जिसमें उच्च न्यायालय से अंग्रेजी को कई जगह से अब तक हट जाना चाहिए। संविधान में वो कलम लिखी हुई, कौन सी? 348 नंबर कलम में संविधान में लिखा कि संविधान में उच्च न्यायालय से अंग्रेजी को हटा, किसी ने नहीं हटाया।
जब एक सूबे में बहुत ज्यादा झंझट हो गई थी तो हम लोगों को थोड़ा सा खुश करने के लिए कह दिया गया, अच्छा ठीक है, उच्च न्यायालय में जो फौजदारी बहस होती है वो हिंदुस्तानी में हो सकेगी और बाकी नहीं। तो अभी तक कहीं से वो हटी नहीं। तो देखिए एक तो वही कदम है, संविधान तोड़ा जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 65 वगैरह की बात है ये सब संविधान में रहने देंगे, क्योंकि ये दिन रात को छापे खानों में वो 65 की बात हट जाएगी और फिर आप जाए सर्वोच्च न्यायालय में कहिए कि संविधान बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो अपना कानून बना देंगे खाली की अंग्रेजी चलती रहे। हाँ तो कैसे कोई राज्य चाहेगा, कैसे चाहेगा मदन भाई? आप उसको देखो ना कि जब तक जनता के मन में ये बातें नहीं आप फैला दोगे कैसे कोई राज्य चाहेगा। अच्छा, और उसी तरह से वो जो संविधान को आप की बात करते हो तो संविधान के अनुसार तो जो कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा का सदस्य अंग्रेजी बोलता है वो संविधान बंदी, क्योंकि सारे देश में अंग्रेजी को हटाने में आपको 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस लग सकते हैं। लेकिन कल जो आपका भाषण हुआ था उसी पर मैं बोल रहा हूं। कल आपका भाषण था कि अंग्रेजी को हटा, हिंदुस्तानी को फैला। अगर कहीं पर किसी कारणवश कोई रुकावट आती है तो उसको देखते रहो, मानते चलो। तो किसी एक व्यक्ति के बंगाली, तमिल या हिंदुस्तानी बोलने में कौन सी रुकावट आती? मान लो हिंदी नहीं जानता, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में तो सीख सकता है। अगर संविधान की मर्यादा को इन लोगों ने पाला होता तो 10-10 बरस तक कोई आदमी राष्ट्रपति बना रहे, उपराष्ट्रपति बना रहे, फिर भी अंग्रेजी में पक्का चला जाता। कहां संविधान की मर्यादा? संविधान की मर्यादा तो हमारे जैसे निकम्मे लोग पालते हैं, वो कहां संविधान की मर्यादा पालते हैं? उनको तो नौकरी मिलती है संविधान तोड़ने के लिए, संविधान भंगी बनने के लिए। तो आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप संविधान पर इतना कोई सहारा मत लेना। अब आप यहां आओ, नेतृत्व करें अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का कि किस तरह से हम इस मुसीबत को पार करें। अब ये नवंबर में कुछ लोग तो जरूर प्रदर्शन वगैरह करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। जब ये कानून आएगा उस दिन या शायद जिस दिन लोकसभा शुरू होगी, उन्होंने मुझसे कहा भी तो रहेगा अंग्रेजी हटाओ, बाद अंग्रेजी हटाना चाहता है, तो अभी शिक्षण हटाना चाहता है, दृष्टि का मामला। आप 65 वाली बात करते हो तो जहां वो कानून में तब्दीली आई, आपके बहुत से लोग तो कहेंगे कि अब तो कानून बदल गया। अब मैं नाम नहीं गिना, आप तो जानते हो हमारी आपकी बात हो चुकी है। उसमें से आधे लोग तो भाग जाएंगे, तो कहेंगे ठीक है अब तो कानून बदल गया, 65 के बाद भी अंग्रेजी रह सकती, चलो हटो। फिर भी मैंने उनसे कहा कि हालांकि आपकी दृष्टि गलत है, लेकिन फिर भी आप कोई प्रदर्शन वगैरह करोगे तो हमारे जैसे लोगों का पूरा साथ आपको रहेगा। लेकिन अब सवाल आपके सामने कि जब ये कानून बनाने की कोशिश करें तब दिल्ली में क्या 1,50,000 आदमी पहुंच सकते? क्या वो लोकसभा, देखो मैं अभी कहने वाला है, घेर के बैठ जाए, अगर किसी को ये शब्द कुछ अनुचित मालूम हो तो मैं कहूंगा लोकसभा के सामने बैठ जाए, मतलब तो सर एक ही निकलता है, लोकसभा के घेर के बैठे या सामने बैठ जाए और कहें कि अब ये कानून ये काम करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? तो उसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे। अब मालूम नहीं कितनी जबरदस्ती हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि मैं चाहता हूं 1930 वाला जमाना फिर से आए। ये नहीं कि भीड़ भागने लगे और पत्थर फेंकने लगे, भीड़ का कुछ अंश वहां पर जरूर बैठा रह जाए, फिर ये लाठी भी चलाएंगे। या शायद जैसे अंग्रेज लोग तो कहीं 2-2, 3-3 दिन तक जब भीड़ बैठ जाती तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। जो भी हो, ये एक खाली मैंने उदाहरण के रूप कहा, ये नहीं कहा कि आप इसी रास्ते पर चलो। एक ये उदाहरण कि जब लोकसभा में ऐसी कार्रवाई वगैरह हो तो हमारी तरफ से सोचा जाए कि हम क्या 50,000 लाख का प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं आप में से कुछ लोगों को कहना चाहता हूं जो मतलब ज्यादा जिनके साथ मेरा उतना बैठना रोज का रहता है, उनके दिमाग में अंदाजा से क्या कर देंगे, ऐसे 10-5 से चाहे कि कुछ होने वाला होता नहीं, अपने दिमाग से ये सब बचकानी चीज निकाल लेना, ये चीज बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा, ये दूसरी बात है, जब कुछ न हो तो कांता सुखाए, शायद आदमी बिठाएगा, चलो मैं जेल में बैठ जाऊं जब नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये कि असली चीज है प्रदर्शन। अच्छा, दूसरी चीज है कि और कौन कौन सी तरीके अपना करके आप इस मामले को आगे बढ़ा सकते हो, स्कूल में, कॉलेज में, दुकानदारों में, समाचार पत्रों में, किताबों वगैरह में। तो इसके ऊपर सोचते हुए अच्छा हो कि इस
सम्मेलन में जो पुराने, वो मैंने आपको किताब दे दी है, उज्जैन के प्रस्ताव, तो वो जो बात हो चुके हैं उनमें से कुछ को काट छांट करते हो, जैसे वो रानी एलिजाबेथ वाला वापसी था। बाकी जो स्थायी प्रस्ताव उनको आप दोहरा सकते हो। जितने यहाँ बैठे हुए हो ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही है कि वो कौन से प्रस्ताव, अगर उन पर एक एक पर अलग अलग से फिर से बहस करोगे तो समय बर्बाद होगा, दोगाना होगा और उससे कोई लाभ निकलेगा। खाली एक प्रस्ताव आप इस सम्मेलन में बनाओ, मुख्य प्रस्ताव एक, जिसमें ये बुनियादी बात आ जाए और जिसमें अंग्रेजी को हटाने के लिए जन बल को बढ़ाने का एक बिल्कुल निश्चित रास्ता हो, शिक्षा वाला भी हो और साथ में जरा मन भी उसके साथ उछले। ऐसी चीज अगर आपकी और सम्मेलन की राय हो तो ये प्रस्ताव तो खैर बनाने में कितना 5-10-15 मिनट लगता है तो वो हो सकेगा। और अगर अलग अलग आप प्रस्ताव लेते हो, हाँ फिर ये भी कि हाँ, आगे अगले वर्ष के लिए इस काम को चलाने के लिए मैदान में लोगों को आना चाहिए, ऐसे अफसर बनने चाहिए कि जो इसको अपना धंधा समझे। हमारे यहाँ भी ये जितने लोग बैठे हुए इनमें से 80% तो समाजवादी हों, इसीलिए मन उठ जाता है कि फिर ये हम अलग अलग अलंगा क्यों मिल जाते, फिर हम अपना समाजवादी ही नहीं करें। तो इनके 70 के लोग आने चाहिए। अच्छा, और फिर जो समाजवादी भी अफसर बनते उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, गांधी जी भी किया करते थे, कहीं पर वो ग्रामोद्योग करते थे, कहीं खादी करते थे, कहीं गौ सेवा समिति करते तो हम लोग क्यों न करें, कहीं दाम बांधो, कहीं अंग्रेजी हटाओ। लेकिन जो लोग आते हैं वो इसको अपना धंधा नहीं बनाते, 2-4-10 दिन 15 दिन कुछ कर लिया और फिर बाद में जाके अपना सोशलिस्ट पार्टी का करने लगते हैं। तो आपकी वजह ऐसे अफसर नहीं चाहिए, ऐसे बनाते हो तो हमारे साथ भी धोखा करोगे, अपने साथ भी धोखा करोगे। अफसर आपकी वजह जो बने वो इसको अपने जीवन का अगले साल 2 साल के लिए या 4 साल के लिए, जब तक अंग्रेजी नहीं आती है, केंद्र ध्येय बना करके चले। कुछ लोगों से मैंने बात की, आप भी आपस में कर लेना। तो ऐसी कोई कमेटी बने कि इस आंदोलन को बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। और उसमें मेरी प्रार्थना आप लोगों से, मैं जानता हूं कि किसी हद तक की अनुचित प्रार्थना होगी, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जरूरी है कि जैसे डॉक्टर सत्येंद्र बोस से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कमेटी में आओ, लेकिन उनसे मैं एक प्रार्थना करूंगा कि अगर अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल मध्य देश में घूमता, आपको तो मैं कमेटी की शुरुआत कहूंगा क्योंकि आपका स्थान थोड़ा सा भिन्न है, तो इसलिए आप कमेटी में भी आओ और जो मध्य देश में अंग्रेजी हटाओ की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जाए। जो बात आपने मुझसे 2-3-4 साल पहले कही थी, वहां जाके वहां लखनऊ इलाहाबाद बनारस में बताओ कि तुम गुजराती वालों को क्यों कहते हो कि अंग्रेजी हटाओ, पहले तुम लोग को संवाद अंग्रेजी अपने हटा करके दिखाओ। तो ये प्रतिनिधि मंडल वगैरह जाए, कुछ इस आंदोलन को अच्छा मजबूत पाया मिले, बस यही मेरी आपकी प्रार्थना है। इस पर आप सोच विचार करके कुछ चलो। समाप्त।